सो स्टूडेंट्स, आज हम डे 9 क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच, सिंबल एंड एलिगोरी। ये यूजीसी नेट फेवरेट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यूजीसी नेट में सिंबल एलिगोरी से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप यूजीसी नेट सीरियसली आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश सीरियस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मैं आज आपको सिंबल और एलिगोरी बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, फिर दोबारा आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये दोनों नेट में बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। सिंबल क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, जो मैंने एग्ज़ाम रेडी पॉइंट से बना के रखा है पहले से। सिंबल एक ऐसी चीज़, ऑब्जेक्ट, पर्सन होता है जो अपने लिटरल मीनिंग से ज़्यादा कोई डीपर एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। अब इसका मतलब मैं समझा देती हूँ फिर से कि सिंबल एक ऐसी चीज़ है या ऑब्जेक्ट है या पर्सन है, ठीक है। या तो ये चीज़ है, या तो ऑब्जेक्ट है, या तो पर्सन है, होता है जो अपने लिटरल मीनिंग से ज़्यादा, यानी कि उसकी लिखी हुई मीनिंग से ज़्यादा कोई डीपर एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। यानी कि लिखी हुई से ज़्यादा वो कोई गहरी, कोई एब्स्ट्रैक्ट यानी कि फील करने वाली मीनिंग से ज़्यादा बनता है, ठीक है। फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, डीपर फीलिंग को, कोई डीपर मीनिंग या फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब हम एक कॉमन एग्जांपल्स ले लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट और डीपर से, ठीक है। सिंबल मीनिंग, सिंबल क्या आप ले लें, रोज़, लाइट, डार्कनेस, चेन। तो रोज़, मान लीजिए रोज़ सिंबल में आता है, ठीक है। तो इसे आप क्या करेंगे, ये किस चीज़ का सिंबल हो सकता है? रोज़ किस चीज़ का सिंबल हो सकता है? इसका डीपर मीनिंग, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग सिर्फ और सिर्फ लव, ब्यूटी, यही हो सकता है ना। अब लाइट है, ठीक है, लाइट एक चीज़ में आ गया, ऑब्जेक्ट में आ गया। अब इसका क्या मीनिंग निकल सकता है? लाइट एक सिंबल की तरह है, अब उसका क्या मीनिंग निकल सकता है इन एब्स्ट्रैक्ट और डीपर मीनिंग? तो इसका मीनिंग निकलता है नॉलेज या होप। रोशनी हमें नॉलेज देती है, या होप या आशा देती है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना। डार्कनेस यानी कि अंधेरापन, ये किस चीज़ का, ये सिंबल का मीनिंग क्या हो सकता है? डार्कनेस, इग्नोरेंस, इविल। इसका मीनिंग ये हो सकता है कि ये इग्नोरेंस या इविल, बदमाशी, इविलनेस या इग्नोर करने की। डार्कनेस इज़ अ नेगेटिव वर्ड, तो ये इग्नोरेंस और इविल का मीनिंग निकलता है। चेन एक सिंपल सा चेन है, तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? चेन एक सिंबल है सिंपल सा, तो उसका क्या मीनिंग निकल सकता है? स्लैवरी या बॉन्डेज। या तो वो चेन किसी गुलामी का बन सकता है या बॉन्डेज का, ठीक है, यानी कि बांधने वगैरह का, ठीक है, बांधने का। स्लैवरी, बॉन्डेज, यानी कि ये भी निगेटिव का ही सिंबल दे रहा है, ये मीनिंग। चेन भी निगेटिव का ही इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है, डार्कनेस की तरह। तो दो एग्जांपल हमने पॉजिटिव से देख लिए हैं, दो एग्जांपल हमने नेगेटिव से देख लिए। तो आपको सिंबल अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। ऑब्जेक्ट वही रहता है, मीनिंग बढ़ जाता है, ठीक है। इसको वन लाइन में ये समझेंगे, ऑब्जेक्ट वही रहता है, मीनिंग बढ़ जाता है सिर्फ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एलिगोरी क्या होता है। ये भी नेट पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी आप लोग ध्यान से देखेंगे और नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। एलिगोरी क्या होता है? एलिगोरी का डेफिनेशन कुछ इस तरह है नेट स्टाइल में। एलिगोरी एक कंप्लीट स्टोरी, पोएम, नैरेटिव होती है, ठीक है। एलिगोरी की एक कंप्लीट स्टोरी, पोएम, नैरेटिव होती है, जिसमें हर कैरेक्टर या इवेंट और ऑब्जेक्ट किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो एलिगोरी में क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें एक कंप्लीट स्टोरी, पोएम, नैरेटिव होती है, यानी पूरी एक कहानी लिखी हुई होती है, पोएम लिखी हुई होती है, जिसमें हर कैरेक्टर, इवेंट और ऑब्जेक्ट किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हर ऑब्जेक्ट, हर इवेंट, हर कैरेक्टर इसमें किसी न किसी फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी हमें दिखा रहा होता है, ठीक है, एलिगोरी के अंदर। समझ में आ रहा है? अब फेमस एलिगोरी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। फेमस एलिगोरी एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये आप लोगों ने ये पोएम बहुत सुना होगा, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस आप में से किस किस ने सुना है, किस किस ने ये पोएम पढ़ा है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एनिमल फार्म, ये भी एक स्टोरी है जो रशियन रिवॉल्यूशन पर बेस्ड है, ये भी आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। फेरी क्वीन मोरल वर्चूज़ एंड वाइसेस पे बेस्ड है। मोरल वर्चूज़ एंड वाइसेस, ठीक है, वाइसेस पर
बेस्ड है। इसे भी आप पढ़िएगा, फेरी क्वीन को भी, जो हमें मोरल वर्च्यूज़ दिखाती है और वाइसेस दिखाती है, इसे भी पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी स्टोरीज़ है फ्रेंड्स ये सब। एलिगरी, एलिगरी अगर शॉर्ट में पिन किया जाए तो एक्सटेंडेड सिंबल है, ठीक है। एलिगरी इज़ इक्वल टू एक्सटेंडेड सिंबल, यानी कि सिंबल को ही बढ़ाता है, ठीक है। एलिगरी भी अगर कुछ एक्सटेंड करता है तो वो सिंबल को ही एक्सटेंड करता है, जैसा मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया कि हर कैरेक्टर, हर इवेंट, हर ऑब्जेक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक सिंबल की तरह। तो यहाँ पर समझने के लिए शॉर्ट में लिखा हुआ है एलिगरी इज़ इक्वल टू एक्सटेंडेड सिंबल। ये ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नेट फेवरेट है, आप ध्यान से रखिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा। सिंबल, एलिगरी। सिंबल में क्या है कि सिंगल ऑब्जेक्ट या इमेज होती है, ठीक है, और एलिगरी में होल स्टोरी या नैरेटिव स्टोरी होती है, ठीक है। इसमें एक कहानी पूरी होती है एलिगरी में, और सिंबल में सिंगल ऑब्जेक्ट या इमेज सिंगल होती है, ठीक है। और एलिगरी जैसा कि अभी बताया एक्सटेंडेड सिंबल, यानी कि सिंबल ही एक्सटेंड किया जाता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल मीनिंग। सिंबल में प्रैक्टिकल मीनिंग होती है और एलिगरी में कंप्लीट मीनिंग होती है, यानी कि मीनिंग पूरी मीनिंग होती है। एलिगरी पूरी एक मीनिंग होती है और सिंबल एक प्रैक्टिकल मीनिंग होती है। इस तरह से मैंने इसलिए लिखा है कि एक दूसरे से कंपेयर करके आप अच्छे से याद कर सकेंगे। सिंबल कैन अपीयर एनीवेयर, सिंबल हर जगह कहीं पे भी अपीयर हो सकता है, बट एलिगरी एंटायर वर्क इज सिंबॉलिक। एलिगरी में क्या होता है कि पूरा का पूरा वर्क, एंटायर वर्क ही सिंबॉलिक होता है, ठीक है। और अगर एग्जांपल देखा जाए सिंबल का तो उसका एग्जांपल रोज़ होता है, और एलिगरी का एग्जांपल देखेंगे तो एनिमल फार्म, यानी कि एक स्टोरी है एनिमल फार्म, तो ये पूरा सिंबॉलिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में बता देती हूँ इसका गोल्डन रूल। सिंबल इज़ इक्वल टू पार्ट, ठीक है। एलिगरी इज़ इक्वल टू होल। इससे आपको एक मीनिंग के ज़रिए समझ में आ जाएगा। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे बस थोड़ा सा भी रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा, सिर्फ एक थोड़ा सा ये देख लेंगे तो। नेट वार्निंग, अगर इसका नेट में वार्निंग अगर आ गई कि बताना है, यानी कि यूजीसी नेट में अगर आपको ट्रैप आता है तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। एक्सटेंडेड मेटाफर इज़ नॉट इक्वल टू एलिगरी। एक्सटेंडेड मेटाफर इज़ नॉट इक्वल टू एलिगरी, यानी कि मेटाफर एक्सटेंडेड नहीं, क्या एक्सटेंडेड, अब सिंबल एक्सटेंडेड। अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, सिंबल एक्सटेंडेड इज इक्वल टू एलिगरी, इसलिए यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू एलिगरी, यानी कि मेटाफर होगा तो वो एलिगरी नहीं होगा। सिंबल इज नॉट इक्वल टू मेटाफर, सिंबल भी मेटाफर का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। ये सब आपको नेट में ट्रैप किया जा सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेटाफर ये नहीं है। ये क्या है मैंने आपको पढ़ा दिया है। मेटाफर इज इक्वल टू कंपैरिजन, अगर मेटाफर आएगा तो उसका मीनिंग होगा कंपैरिजन। सिंबल अगर आएगा तो रिप्रेजेंटेशन, सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको इसका ये दे देती हूँ, अब मैं इस पे बेस्ड आपको MCQs दे देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए क्योंकि आपको समझ में आएगा कि नेट में, UGC नेट में क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं सिंबल और एलिगरी से, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। In the line, the dove returned with an olive branch. The dove is a symbol of, यानी कि डव किस चीज़ का सिंबल है, तो डव आप भी बता सकते हैं कमेंट्स में, ये पीस यानी कि शांति का, ठीक है। आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि इसमें से MCQs आपने कितने सॉल्व किए हैं बिना देखे या क्वेश्चन देखकर, ठीक है। क्वेश्चन देखकर आपने आंसर बाद में देखा हो या फिर आप क्वेश्चन जानते हो तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैंने आंसर इसलिए दिखाया क्योंकि पहले अभी आपको आंसर देखकर ही समझना है, फिर मैं आपको आंसर हाइड करके भी क्वेश्चन दूंगी। अब इसका रीज़न, नेट स्टाइल, डव प्लस ऑलिव ब्रांच ट्रेडिशनली पीस, हार्मनी, एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ डव लिटरल बर्ड नहीं बल्कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी कि पीस का सिंबल है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यहाँ पे ये सिंबल किस चीज़ का है, पीस का। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये फील होता है कि ये शांति का सिंबल है, ठीक है, इसलिए सिंबल ऑफ पीस। सेकंड क्वेश्चन, इन एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, द फार्म एनिमल्स प्राइमरीली सिम्बलाइज, यानी कि फार्म किस तरह से प्राइमरीली सिम्बलाइज मतलब कैसे सिम्बलाइज करता है, ह्यूमन वर्चूज़, द वर्किंग क्लास, नेचुरल इंस्टिक्ट्स या रूरल लाइफ, तो द वर्किंग क्लास को, ठीक है। ये सब आप नोट कर लीजिए और कमेंट में भी बताइएगा कि आपने खुद से बताया या नहीं। ये सब देख लीजिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक करके समझाने लगूंगी तो, फिर भी मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत समझा दूँ, ठीक
ठीक है। एनिमल फार्म एक एलिगोरी है फार्म के एनिमल यानी कि कॉमन पीपल या वर्किंग क्लास के लिए, जो रिवॉल्यूशन करते हैं और मेहनत करते हैं। ऑरवेल ने, यानी कि ऑरवेल राइटर है, ऑरवेल ने एनिमल्स का यूज़ करके रशियन रिवॉल्यूशन और एक्सप्लॉयटेशन और वर्किंग क्लास दिखाया है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास दिखाया है। अब आप नेट गोल्डन लाइन को भी लिख लीजिएगा। एनिमल फार्म इज इक्वल टू पॉलिटिकल एलिगोरी। ये बहुत ज़रूरी है कि एनिमल फार्म कैसी एलिगोरी है, तो पॉलिटिकल कहानी है, पॉलिटिकल बेस्ड एलिगोरी है। ठीक है। एनिमल इज इक्वल टू वर्किंग क्लास मासेस, यानी कि ये वर्किंग क्लास ये स्टोरी है। ठीक है। एनिमल फार्म मीन्स एनिमल फार्म पॉलिटिकल एलिगोरी है। यहाँ पे एनिमल इज इक्वल टू वर्किंग क्लास मासेस। यहाँ पे एनिमल किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, वर्किंग क्लास के लिए। तो इन लिटरेचर डार्कनेस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज सिंबल ऑफ इग्नोरेंस, इविल। ठीक है। डार्कनेस किस चीज़ का सिंबल है, इग्नोरेंस और इविल का। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है लिटरेचर में फ्रेंड्स, लिटरेचर में। ठीक है, हम लोग लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन भी लिटरेचर से ही होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी ज़्यादा MCQs दिखाऊं और समझाऊं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास पूरा की पूरी नोट्स बनी हुई है। ठीक है, एग्जामिनेशन स्टाइल से, नेट स्टाइल से मैंने पूरा का पूरा बनाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, और मैं समझा भी सकती हूँ आपको। अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 वीडियो आए तो आप इस पर कमेंट कीजिएगा। ये देखें फ्रेंड्स, मुझे खुशी होगी आप कमेंट करके बोलेंगे कि इसका पार्ट 2 वीडियो लाइए, क्योंकि ये और आप समझना चाहते हैं, इसमें आप इंटरेस्टेड हैं, इसलिए आप ये कमेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर मैंने इसी वीडियो में समझाया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा सी भी आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप लाइक नहीं करते तो मुझे ज़रा भी मोटिवेशन नहीं होती है फ्रेंड्स कि मैं वीडियो बनाऊँ तो कि नहीं बनाऊँ, या किस पर बनाऊँ। ये सब मुझे आप बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। टिल देन, बाय बाय।